हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि हम उत्तराखंड कंप्लीट कर रहे हैं MCQ के फॉर्म में, तो आज हमारा डे 3 रहने वाला है। तो यहाँ पर जो भी सवाल आप लोग के लिए रहेंगे MCQ के फॉर्म में रहने वाला है, और कमेंट में बताना आप लोगों को यहाँ पर कितने जवाब पता थे। तो चलिए 100 से भी ज़्यादा आप लोगों के लिए MCQ है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कितने सही जवाब आपको पता थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक माना जाता है, श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग क्यों माना जाता है? तो पहले प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत का स्वर्णिम युग किस काल को माना जाता है? तो गुप्त काल को माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर कला, विज्ञान और साहित्य में उन्नति भी हुई थी, राजनीतिक स्थिरता भी थी, और विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई थी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तराखंड में किस राज्य का शासन था? तो जब गुप्त काल चल रहा था पूरे भारत में, तो उत्तराखंड में कुनिंदों का कर्तपुर राज्य निवास कर रहा था। तो कुनिंदों का कर्तपुर राज्य क्या कर रहा था? उत्तराखंड में निवास कर रहा था। कुनिंदों के कर्तपुर राज्य की जानकारी किस एक से मिलती है? तो कुनिंदों के कर्तपुर राज्य की जो जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी है? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना करी है, ये किसने करी है? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कुनिंदों का कर्तपुर जो राज्य था किन क्षेत्रों में फैला था? तो प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना हरिसेन ने करी थी, तो कुनिंदों का जो कर्तपुर राज्य था ये फैला था उत्तराखंड, हिमाचल और रोहिलखंड का जो उत्तरी भाग था वहाँ पर ये फैला हुआ था। और गुप्त जो शासक था, रामगुप्त का युद्ध किस कुनिंद राजा से हुआ है? तो गुप्त शासक रामगुप्त का जो युद्ध हुआ है कुनिंद राजा से हुआ है। तो कुनिंद राजा वो कौन सा, इसकी जानकारी वैसे उपलब्ध नहीं है, केवल ये जानकारी पता चलती है कि कुनिंद राजा से जो रामगुप्त था, जो कि गुप्त शासक था, इसकी क्या हुई है? लड़ाई हुई है। और रामगुप्त और कुनिंद राजा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ है? तो जो रामगुप्त था गुप्त शासक और जो कुनिंद राजा था, तो इनके बीच जो लड़ाई हुई है तो ये कार्तिकेयपुर स्थान पर हुई है। कहाँ पर हुई है रामगुप्त और कुनिंद राजा के बीच की लड़ाई? कार्तिकेयपुर स्थान पर। किस सदी में नागवंशियों ने कुनिंदों को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था? तो नागवंशियों ने कुनिंदों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, और ये 5वीं सदी थी जब नागवंशियों ने कुनिंदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। नागवंश के जो 4 राजा हैं जिनका उल्लेख मिलता है, तो किस लेख में मिलता है? तो नागवंश के जो 4 प्रमुख राजा हैं, तो इनका जो उल्लेख मिलता है, गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है वहाँ पर नागवंश के 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में जो वर्णित नागवंशी राजा है उनमें है, एक है स्कंद नाग, एक है विभुनाग, एक है अंशुनाग और एक है गणपति नाग। तो स्कंद नाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग जो है, तो इनका गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है, तो इन नागवंशी राजाओं का वहाँ पर उल्लेख मिलता है। गणपति नाग, अंशुनाग, विभुनाग और स्कंद नाग। गोपेश्वर त्रिशूल लेख की स्थापना किसने करी थी? तो गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है इसकी स्थापना जो करी थी गणपति नाग ने करी थी। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख की स्थापना के बारे में भी प्रश्न बनता है। तो गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख था, तो इसकी स्थापना के बारे में जो प्रश्न बनता है, तो स्थापना किसने करी थी? तो गणपति जो नाग था इसने क्या करी थी? गोपेश्वर त्रिशूल लेख की क्या करी थी? स्थापना करी थी। और किस राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर इस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो वो कौन सा राजवंश था जिन्होंने नागों की सत्ता समाप्त करके इस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो मौखरी राजवंश ने क्या करा था? नागों की सत्ता समाप्त करके क्या करा था? उत्तराखंड पर अधिकार किया था मौखरी राजवंश ने। तो मौखरी राजवंश ने किस शताब्दी में नागों को हराया था? तो 6ठी शताब्दी में क्या करा था? मौखरियों ने नागों को हराया था 6ठी शताब्दी में। और कुनिंदों को नागों ने कब हराया था? 5वीं शताब्दी में। कन्नौज के जो मौखरी राजवंश थे, तो उनका जो प्रथम शासक था तो कौन था? तो हरिवर्मा जो था, कन्नौज के मौखरी राजवंश का वो क्या था? प्रथम शासक हरिवर्मा था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम था वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग के यात्रा विवरण का क्या नाम था? तो वेनसांग का जो यात्रा विवरण था उसका नाम था सीयूकी, इसके यात्रा विवरण का नाम था। और वेनसांग ने उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा था? तो वेनसांग ने अपना जो इनका यात्रा वृत्तांत था सीयूकी, तो उसमें उत्तराखंड को इन्होंने क्या कहा? ब्रह्मपुर इन्होंने उत्तराखंड को कहा। और किस ब्रह्मपुर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करा है? पोली हिमो पोलो इन्होंने ब्रह्मपुर के लिए इस्तेमाल किया था। वेनसांग ने हरिद्वार को किस नाम से संबोधित किया है? तो मोइलो, तो इसने क्या करा था? मोइलो जो यहाँ पर अपनी भाषा में मोइलो हरिद्वार के लिए उल्लेखित किया था। तो मोइलो का मतलब है माया नगरी, यानी कि मयूर नगरी। वेनसांग के अनुसार ब्रह्मपुर राज्य किसके अधीन था? तो वेनसांग के अनुसार जो ब्रह्मपुर राज्य था हर्षवर्धन के अधीन था। किसके अधीन था? हर्षवर्धन के।
अब वेनशांग ने हरिद्वार की माप कितनी बताई थी? तो वेनशांग के अनुसार जो हरिद्वार की माप थी 20 ली। तो वेनशांग के अनुसार हरिद्वार की माप कितनी बताई गई है? 20 ली हरिद्वार की माप बताई गई है। वेनशांग ने किस स्थान का भी वर्णन किया है जो वर्तमान काशीपुर है? तो वेनशांग ने किस स्थान का वर्णन किया है और उसका वर्तमान नाम काशीपुर है? तो गोविशाण, गोविशाण यहाँ पर करना। तो गोविशाण का जो यहाँ पर जो मिसप्रिंट हो रखा है, तो गोविशाण आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं। तो वेनशांग ने गोविशाण का क्या किया था? वर्णन किया था, और गोविशाण का वर्तमान नाम काशीपुर है। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में किस राजवंश का उदय हुआ? तो हर्ष की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तराखंड में पौरव जो राजवंश है इनका क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। अब पौरव राजवंश के राज्य को क्या कहा गया है? तो पौरव राजवंश जब हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ पर इनका राज शुरू हुआ तो यहाँ पर पौरव राजवंश के राज्य को पर्वताकार राज्य कहा गया है। क्या कहा गया है? पर्वताकार राज्य कहा गया है। पर्वताकार राज्य और पौरव राजवंश की जानकारी किस स्रोत से मिलती है? तो ये जानकारी जो हमें मिलती है पर्वताकार राज्य और पौरव राजवंश की, तो ये अल्मोड़ा के जो तालेश्वर ताम्रपत्र मिले, अल्मोड़ा की तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें क्या जानकारी पता चली है कि जो पर्वताकार राज्य था जहाँ पर पौरव राजवंश निवास कर रहे थे यानी कि शासन कर रहे थे, तो पौरव राजवंश की हमें जानकारी मिलती है अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से। अब जो अल्मोड़ा का जो तालेश्वर ताम्रपत्र था तो वर्णित पौरव जो राजवंश है तो इसके जो संस्थापक है तो विष्णुवर्मन प्रथम। तालेश्वर ताम्रपत्रों में ऐसी जानकारी मिलती है कि पौरव राजवंश के संस्थापक विष्णुवर्मन प्रथम थे, और ये जानकारी मिलती है हमें अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्रों से। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किन पौरव राजाओं को उल्लेख है? तो जो तालेश्वर ताम्रपत्र मिले उसमें विष्णुवर्मन प्रथम का, वृषवर्मन का और द्वितीय वर्मन का उल्लेख मिलता है। पौरव राजवंश का राज्य ब्रह्मपुर किन दो नदियों के बीच फैला था? तो पौरव राजवंश का जो राज्य ब्रह्मपुर था तो ये गंगा और कर्नाली जो नदी है इन दो नदियों के बीच फैला था, गंगा और कर्नाली नदियों के बीच। इतिहासकारों के अनुसार पर्वताकार राज्य की राजधानी क्या थी? तो इतिहासकार मानते हैं कि जो पर्वताकार राज्य है इसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। तो इतिहासकारों के अनुसार पर्वताकार राज्य जिसमें पौरव निवास कर रहे थे तो पौरवों की जो राजधानी थी वो ब्रह्मपुर थी। ऐसा माना जाता है कि हर्ष काल में पौरव राजा क्या थे? तो जो जानकारी मिलती है तो हर्ष काल में पौरव राजा क्या थे? एक सामंत थे। तो सामंत के तौर पर हर्ष काल के शासनकाल में ये शासन किया करते थे। तो क्या थे ये हर्ष के काल में पौरव राजा? सामंत थे। पौरव राजवंश स्वतंत्र शासक कब बने? तो पौरव जो राजवंश है तो 580 ईस्वी के आसपास ही क्या बने? 580 ईस्वी के आसपास ये स्वतंत्र शासक बनते हैं। और छठी और सातवीं शताब्दी में गोविशाण राज्य किस क्षेत्र में था? तो छठी और सातवीं शताब्दी में जो गोविशाण राज्य है तो ये वर्तमान उधम सिंह नगर का एक काशीपुर क्षेत्र था। ब्रह्मपुर राज्य किस क्षेत्र में केंद्रित था? तो जो ब्रह्मपुर राज्य था ये अल्मोड़ा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। ब्रह्मपुर राज्य किस क्षेत्र में केंद्रित था? तो ब्रह्मपुर राज्य जो है ये अल्मोड़ा के आसपास का क्षेत्र था। ब्रह्मपुर राज्य अल्मोड़ा के आसपास का क्षेत्र था। और शत्रुघ्न जो राज्य ब्रह्मपुर के किस दिशा में था? तो शत्रुघ्न जो राज्य था ये ब्रह्मपुर के पश्चिम दिशा में था। तो शत्रुघ्न राज्य के बारे में भी उल्लेख होता है। तो शत्रुघ्न राज्य ब्रह्मपुर राज्य के जो कि अल्मोड़ा के आसपास था, ब्रह्मपुर वाला क्षेत्र, तो ये शत्रुघ्न जो राज्य है ये कहाँ था? जो ब्रह्मपुर राज्य है इसके पश्चिम में शत्रुघ्न राज्य था। और सुवर्ण गोत्रीय जो राज्य था जिसको पूर्वी स्त्री राज्य भी कहते हैं तो ब्रह्मपुर के किस दिशा में था? तो सुवर्ण गोत्रीय जो राज्य है जिसको पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता है तो ये ब्रह्मपुर के उत्तर में स्थित है, सुवर्ण गोत्रीय जिसको पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता है। गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो पहला स्वतंत्र शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी। और पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। गुप्त वंश के किस शासक को महान शासक माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। हरिसेन किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो था जिसने पर्याय प्रशस्ति भी लिखी थी तो हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का क्या था? हरिसेन दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? किस गुप्त शासक से? तो प्रयाग जो प्रशस्ति है तो जो जिसकी रचना हरिसेन ने करी है तो ये किस गुप्त शासक से इसका संबंध है? तो समुद्रगुप्त से इसका संबंध है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। और किसने लिखी प्रयाग प्रशस्ति? संस्कृत में लिखी गई है और ये हरिसेन ने लिखी है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विंसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? विंसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट ए स्मिथ ने। 5वीं शताब्दी के आसपास किस राजवंश ने कुनिंदों को पराजित किया था? तो 5वीं शताब्दी में
जो नागवंशी राजा थे उन्होंने क्या करा था, कुनिंदों को क्या करा था, हरा दिया था। नागवंश के राजाओं का उल्लेख किस स्थान के त्रिशूल लेख से मिलता है, तो नागवंश के जो राजा है इनका जो उल्लेख मिलता है गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है, तो वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख का महत्व किस कारण से, तो ये हमें नागवंश की क्या कर देता है, जानकारी देता है, जहाँ पर 4 जो नागवंशी राजा हैं उनकी जानकारी हमें मिलती है। 6वीं शताब्दी में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने किसे पराजित किया, तो 6वीं शताब्दी में जो कन्नौज के मोखरी राजवंश है तो इन्होंने नागवंशियों को भगा दिया था, नागवंशियों को पराजित किया था। मोखरी जो राजवंश है तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था, मोखरी राजवंश का जो संबंध था ये इनका कन्नौज क्षेत्र से संबंध था। मोखरी शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था जिसने नागों को हराया था, तो मोखरी शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था वो जिसने किसको हराया था, नागों को हराया था। तो हरिवर्मा ने क्या कराया था, ये मोखरी शासकों में सबसे प्रसिद्ध था जिसने नागों को हराया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड का कौन सा राज्य उनके अधीन था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड का जो ब्रह्मपुर राज्य ये इनके अधीन था। वेनशांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में मोइलो किसे कहा है, तो मोइलो इसने हरिद्वार को कहा है। किसको कहा है, हरिद्वार को कहा है। तो वेनशांग के अनुसार हरिद्वार को माया नगरी क्यों कहा गया है, तो वेनशांग के अनुसार हरिद्वार को माया नगरी कहा गया क्योंकि माया देवी का जो मंदिर है यहाँ पर था, और इसीलिए इसने क्या कहा था, माया देवी मंदिर होने के कारण हरिद्वार को माया नगरी कहा था। वेनशांग ने गोविशाण का वर्णन किया, यह वर्तमान में किस स्थान का नाम है, तो ये वर्तमान में काशीपुर का नाम है। वेनशांग की यात्रा जो वृत्तांत इन्होंने लिखा था सियुकी, तो इसका क्या महत्व है, तो ये सभी यह चीनी शासकों का इतिहास भी बताता है, और नहीं ये चीनी शासकों का इतिहास नहीं बताता, ये विशेष करके बताता है बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी देता है, भारतीय इतिहास का भी महत्वपूर्ण ये स्रोत है, और उत्तराखंड के इतिहासकार में ये थोड़ा जानकारी देता है, और थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा जानकारी देता है। वेनशांग के अनुसार ब्रह्मपुर राज्य की राजधानी क्या थी, तो वेनशांग के अनुसार जो ब्रह्मपुर है तो इसकी राजधानी क्या थी। वेनशांग ने राजधानी का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मपुर राज्य की जो ब्रह्मपुर है तो ये हर्षवर्धन का जो शासनकाल है इस क्षेत्र में आता था। और हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के पर्वताकार राज्य में कौन सा राजवंश स्वतंत्र हुआ था, तो जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है तो फिर उत्तराखंड में जो पर्वताकार राजा था जिसको पौरव जो राजा थे वहाँ पर निवास करते थे, तो पौरव राजवंश यहाँ पे स्वतंत्र हो जाता है। तालेश्वर ताम्रपत्र किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, तो तालेश्वर जो ताम्रपत्र मिला है ये हमें मिला है अल्मोड़ा से हमें तालेश्वर ताम्रपत्र मिला है। और तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव राजवंशों के बारे में हमें पता चलता है, इनके शासकों के बारे में पता चलता है। तो विष्णुवर्मन प्रथम हमें इसके संस्थापक के बारे में ये जानकारी देता है तालेश्वर ताम्रपत्र। तालेश्वर ताम्रपत्र किस काल से है, तो तालेश्वर जो ताम्रपत्र है ये हर्षोत्तर काल से, यानी कि हर्ष का जो शासन था उसके बाद का काल। अब पौरव वंशीय जो राजा थे विष्णुवर्मन प्रथम के बाद कौन शासक था, तो विष्णुवर्मन प्रथम के बाद वृषवर्मन क्या बनता है, राजा बनता है, और पीछे से एरोप्लेन जाता है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, इसके लिए थोड़ा सा हमें पॉज लेना पड़ेगा। अब देखो जो पौरव वंशीय राजा था जो संस्थापक इनका था विष्णुवर्मन प्रथम, तो इसके बाद जो शासक बनता है वो वृषवर्मन शासक बनता है। और पौरव वंशीय जो राजा था वृषवर्मन के बाद शासक कौन बनता है, तो वृषवर्मन के बाद द्वितीय वर्मन। देखो पहले विष्णुवर्मन प्रथम रहता है, विष्णुवर्मन प्रथम के बाद फिर कौन बनता है, ये वृषवर्मन बनता है, और वृषवर्मन के बाद द्वितीय वर्मन क्या बनता है, पौरव वंश का राजा बनता है। और पौरव राजवंश के राज्य को पर्वताकार क्यों कहा गया है, क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र में स्थित था। और ब्रह्मपुर राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो ब्रह्मपुर जो राज्य था गंगा से करनाली तक, गंगा से करनाली जो नदी है तो यहाँ तक ब्रह्मपुर राज्य का विस्तार था। इतिहासकारों के अनुसार पौरव राजा पहले किस शासक के सामंत थे, तो इतिहासकारों के अनुसार पौरव जो राजा थे पहले ये सामंत हुआ करते थे हर्षवर्धन के। 6वीं और 7वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित था, 6वीं और 7वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर के दक्षिण में जो राज्य स्थित था उसका नाम था, यहाँ पे दक्षिण पूछा गया तो दक्षिण में गोविशाण राजा था, दक्षिण में गोविशाण था, पश्चिम में शत्रुघ्न था, उत्तर में सुवर्ण गोत्रीय था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और 6वीं और 7वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर के पश्चिम में कौन सा था, जैसे कि मैंने आपको भी बताया शत्रुघ्न जो राजा था, तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर के पश्चिम में स्थित था। और 6वीं और 7वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर के उत्तर में सुवर्ण गोत्रीय, जिसको क्या कहते हैं पूर्वी स्त्री राज्य भी कहते थे, तो ये कहाँ था, ये उत्तर में ब्रह्मपुर का जो उत्तर वाला क्षेत्र था वहाँ पर इसका राज्य था। किस काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो भारत के बारे में पूछा गया तो भारत का स्वर्णिम युग गुप्त काल को कहा जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। गुप्त काल में कुड़िंदों का राज्य कहाँ था, तो गुप्त काल में कुड़िंदों का जो राज्य था वो कहाँ पर था, उत्तराखंड में था। गुप्त काल में कुड़िंदों का राज्य कहाँ था, उत्तराखंड में। गुप्त काल में क्या था, कुड़िंदों का जो राज्य था उत्तराखंड में था।
ये भी सभी को पता ही होगा। और गुप्त काल में कुड़िंदों का शासन जारी रहने का प्रमाण किस घटना से मिलता है? तो गुप्त काल में कुड़िंदों का जो शासन है जारी रहने का प्रमाण जो हमें मिलता है तो रामगुप्त का कुड़िंद राजा से युद्ध होता है, लेकिन उस राजा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ इतनी जानकारी मिलती है कि रामगुप्त का कुड़िंद राजा से युद्ध होता है। गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख था तो किस राजवंश के राजाओं के नाम यहाँ पर उल्लेखित थे? तो नागवंशी जो राजा थे उनके बारे में हमें ये जानकारी देता है। और कन्नौज के जो मोखरी राजवंश है किस क्षेत्र पर अधिकारत है? तो इनका जो पहले अधिकार था कन्नौज क्षेत्र में था, जो कि कन्नौज के बाद फिर यह उत्तराखंड में अधिकार इन्होंने जमा लिया था। किस चीनी यात्री ने उत्तराखंड को पॉलीहीमो पोलो यानी कि ब्रह्मपुर कहा था? तो ये कहा था वेनशांग ने। वेनशांग ने अपना जो इनका यात्रा विवरण था सीयू के जो यहाँ पर हर्ष के वक्त आया था, तो उस वक्त इन्होंने हर्ष का जो शासनकाल था कहाँ पर बताया था? तो ब्रह्मपुर में इन्होंने ये जानकारी हमें दी थी। वेनशांग के अनुसार गोविशारण करना गोविशाण किस नदी के किनारे से था? तो वेनशांग के अनुसार जो गोविशाण था तो यहाँ पर रामगंगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो रामगंगा नदी है तो यहाँ पर रामगंगा नदी के किनारे माना जाता है क्या? गोविशाण। और हर्ष की जो मृत्यु के बाद किस राजवंश का उदय हुआ? तो हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ पर पौरव राजवंश का उदय हो गया था, पर्वताकार राज्य जिसको कहा जाता है। तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें जो पौरव राजवंश है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और तालेश्वर ताम्रपत्र किस इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो हर्षोत्तर काल का, यानी कि हर्ष की मृत्यु के बाद के काल के बारे में हमें जानकारी देता है। तालेश्वर ताम्रपत्र में उल्लेखित जो शासक है तो किस राजवंश से संबंधित रखते हैं? तो तालेश्वर ताम्रपत्र में जो उल्लेखित शासक है तो ये पौरव राजवंश से संबंध रखते हैं। तो पौरव राजवंश की राजधानी क्या मानी जाती है? तो पौरव राजवंश की जो राजधानी थी ये ब्रह्मपुर थी। तो पौरव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ब्रह्मपुर थी। और पौरव वंश के जो शासक थे विष्णुवर्मन प्रथम जो संस्थापक था, उसके बाद विष्णुवर्मन बनता है, फिर द्वितीय वर्मन बनता है। तो विष्णुवर्मन जो प्रथम था तो इनको क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। और 6वीं-7वीं शताब्दी में काशीपुर क्षेत्र में किस राज्य के नाम से जाना जाता था? तो काशीपुर को गोविशाण के नाम से जाना जाता था। तो गुप्त काल में उत्तराखंड में कुड़िंदों के राज्य को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में उत्तराखंड का जो कुड़िंद यहाँ पर शासन कर रहे थे तो यहाँ पर कर्तपुर राज्य उसको कहा जाता था। और गुप्त काल के बाद किस वंश ने सबसे पहले उत्तराखंड पर अधिकार किया? तो गुप्त काल के बाद नागवंशों ने क्या करा था? उत्तराखंड पर शासन कर दिया था। तो गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त वंश की जो स्थापना करता है कौन करता है? श्रीगुप्त करता है। कब करता है? 275 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की स्थापना होती है श्रीगुप्त के द्वारा। और पहला जो स्वतंत्र गुप्त वंश का शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, और समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी राजा गुप्त वंश में माना जाता है। वेनशांग के अनुसार ब्रह्मपुर राज्य किसके अधीन था? तो वेनशांग के अनुसार जो ब्रह्मपुर राज्य था ये हर्षवर्धन के अधीन था। और हर्षोत्तर काल का अर्थ क्या है? तो हर्षोत्तर काल का अर्थ है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का जो काल था। पौरव राजवंश का राज्य ब्रह्मपुर किस नदी तक फैले? तो पौरव जो राजवंश था तो इनका जो राज्य था ब्रह्मपुर, तो ये गंगा से कर्णाली तक ये राज्य फैला था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखो पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त जानकारी में नहीं है, लेकिन गुप्त वंश का ये अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, जो जानकारी मिलती है तो यहाँ पर उसके अनुसार क्या था? ये विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। पहला कौन था? श्रीगुप्त था। सबसे प्रतापी कौन था? समुद्रगुप्त था। और सब स्वतंत्र पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन सा राजवंश कन्नौज से संबंध रखता है? तो कन्नौज से संबंध रखने वाला जो राजवंश था वो मोखरी थे। और वेनशांग का जो यात्रा विवरण था सीयू के तो किस धर्म के बारे में जानकारी देता है? ये बौद्ध धर्म के बारे में क्या करता है? जानकारी देता है। गुप्त काल के शासन जो रामगुप्त का युद्ध हुआ था तो किस पर्वतीय जाति के राजा से हुआ था? तो कुनिंद जो एक राजा था उससे रामगुप्त जो कि गुप्त शासक था उससे यहाँ पर युद्ध होता है। गोपेश्वर जो त्रिशूल लेकर वर्णित 4 नागवंशी राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो उसमें यहाँ पर शामिल कौन नहीं है? तो देखो स्कंद नाग है, विभु नाग है और अंशु नाग है, लेकिन विष्णुवर्मन ये नहीं है। विष्णुवर्मन पौरव वंश से संबंध रखता है। और मोखरी राजवंश ने किस वंश को पराजित कर उत्तराखंड पर अधिकार किया था? तो मोखरी ने नागों को यहाँ पर पराजित कर दिया था। वेनशांग ने हरिद्वार को किस नाम से संबोधित किया है? वेनशांग ने हरिद्वार को मोयुले नाम से संबोधित करा है। पौरव राजवंश के किस शासक ने तालेश्वर ताम्रपत्र का उल्लेख किया? तो पौरव राजवंश के किस शासक ने तालेश्वर ताम्रपत्र का उल्लेख करा है? तो विष्णुवर्मन और विश्ववर्मन, द्वितीय वर्मन, तो इन सभी नामों के यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है। किस शासक ने गोपेश्वर त्रिशूल लेके स्थापना करवाई? तो वो शासक कौन था जिसने गोपेश्वर त्रिशूल लेके स्थापना करी? तो वो कौन था? गणपति नाग क्या था जिसने गोपेश्वर त्रिशूल लेके स्थापना कराई थी। वेनशांग ने किस राज्य को ब्रह्मपुर कहा है? तो वेनशांग ने ब्रह्मपुर कहा है, जो उत्तराखंड राज्य है इसको इन्होंने वेनशांग ने क्या करा है? ब्रह्मपुर कहा है। और गुप्त काल में कुड़िंदों का राज्य कहाँ फैला था? तो गुप्त काल में जो कुड़िंदों का राज्य था उत्तराखंड, हिमाचल और रोहिलखंड में। उसके बाद हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के पर्वताकार राज्य में किसका उदय हुआ है? तो हर्ष की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं पौरवों का, या वहाँ पर वंश शुरू हो जाता है। और कौन सा स्थान वर्तमान उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में? तो गोविशाण जो है
उधम सिंह नगर के कासीपुर क्षेत्र में। पौरव वंश के शासक हर्ष की मृत्यु के बाद कब स्वतंत्र हुए थे? तो 580 ईस्वी में जो हर्ष की मृत्यु के बाद पौरव वंश के जो शासक थे, जो पहले सामंत हुआ करते थे, फिर ये स्वतंत्र हो जाते हैं। गुप्त वंश का कौन सा शासक महान शासक था? तो कौन था? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। और पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त था। और पहला स्वतंत्र शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। मौखरी वंश के शासक ने नागों की सत्ता समाप्त करी थी। तो मौखरी वंश का जो पहला शासक था हरिवर्मा, तो इसने क्या करा था? नागों की सत्ता समाप्त करी थी। ब्रह्मपुर राज्य को उल्लेख किसने किया था? तो ब्रह्मपुर राज्य का जो उल्लेख मिलता है, ये जानकारी हमें मिलती है वेनशांग के सुयुकी से। और पौरव वंश का जो संबंध है किस काल से? तो पौरव वंश का जो संबंध है तो ये हर्षोत्तर काल से, यानी कि हर्ष की मृत्यु के बाद। और वेनशांग के अनुसार हरिद्वार की माप क्या थी? 20 ली। वेनशांग के अनुसार हरिद्वार की माप थी। तो ये मैंने आपको 100 से भी ज़्यादा MCQ यहाँ पर करा दिए। और अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड जरूर स्कैन कर लीजिए। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले दिन।